चलो बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की तारीख है 8 जुलाई 2020 और हम अध्याय देख रहे हैं, अध्याय तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कक्षा 8वीं। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय हिंगोली से सोपान सावळे कार्यरत हूँ टीजीटी सामाजिक विज्ञान के तौर पर। हम देख चुके थे, कंपनी दीवान बन गई, कंपनी की आमदनी के स्रोत हम देखे और वो किस तरह से बढ़ाया उसने अपना स्रोत, वो भी देखा। और एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने ये वसूलने का, कर वसूलने का, राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी तय कर दी गई थी किसी किसी वो स्थायी बंदोबस्त के तौर पर। और स्थायी बंदोबस्त में क्या समस्याएं आई वो हमने देखा, और आपको मैंने ये स्रोत देखकर उसकी गतिविधि करने के लिए कहा था। आशा करता हूँ आप सभी कर चुके होंगे, लेकिन आप काम करने के बाद आपके पास ना रखते हुए वो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ताकि मैं उसे जांच सकूं। देखो बच्चों, अगर हम कार्य तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसको अगर हम नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, तो हमें और कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी और हमारा ज्ञान ना ही बढ़ेगा। तो ज्ञान कब बढ़ता है? जब हम उसको बांटेंगे। तो ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर बांटते जाएंगे वो बढ़ता चला जाता है। तो आज शुरू करते हैं महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था यानी क्या? जैसे हमने स्थायी बंदोबस्त में देखा था कि वो एक स्थायी तौर पर कर या राजस्व राशि निश्चित की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि महल का अर्थ होता है कि गांव का समूह। महल का अर्थ क्या है? ग्राम समूह। तो ग्राम समूह में जो राजस्व वसूलने की राशि है वो एक अनुमानित तौर पर रखी गई थी। कैसा? अनुमानित तौर पर रखा गया है। अब देखिए, ये शुरू किसने की? उत्तर प्रदेश के नाम है होल्ट मैकेंजी। एक अंग्रेज ने इसे शुरू किया था। होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की और उसे कहाँ लागू किया है? 1822 में लागू किया। कौन कौन से प्रांत में? उत्तर प्रदेश के। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, एक जांच की, किसकी? जमीन की। खेतों को मापा और विभिन्न रीति रिवाजों को भी दर्ज किया। अब ये रीति रिवाजों को दर्ज करने का क्या उद्देश्य है? कहीं कहीं स्थानों पर जो वसूलने की प्रथाएं हैं या गांव के कामकाज चलाने के लिए चाहे मंदिर, धर्मादाय संस्थाएं वगैरह होती है, उनको चलाने के लिए भी कुछ निश्चित राशि आवंटित करनी पड़ती थी उस गांव के ग्राम देवता के हिसाब से। बहुत सारे विभिन्न समूह थे, है ना, उनके हिसाब से ये राशि उसको भी दर्ज किया गया। फिर उसके बाद उसका एक अनुमानित राजस्व निश्चित किया गया, एक अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने एक गांव का दौरा किया, जमीन को मापा, जांच की उसकी उत्पादकता कैसी है, रीति रिवाज भी देख लिए, और उसका सब जाने के बाद कि कितना उत्पादन हो सकता है, और उसी आधार पर अनुमानित राजस्व तय किया गया। और ग्राम समूह यानी कि मैंने आपको बताया, ग्राम समूह महाल से यानी कि उस ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। तो इसमें देखिए, जैसे पहले इसमें दिया था स्थायी रूप से था, पहले स्थायी बंदोबस्त में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि समय समय पर कहीं पर अब ये गुंजाइश भी उन्होंने रखी है, गुंजाइश की व्यवस्था भी उन्होंने की है। संसाधनों की गुंजाइश मतलब ज़्यादा अकाल पड़ गया तो कितना कम करना है, ज़्यादा तो कम करते नहीं थे, लेकिन उत्पादन या बारिश या सब कुछ अच्छा रहा तो एक बढ़ोतरी उसमें कर सकते थे। ऐसा ये उन्होंने पिछले जो हमने देखा स्थायी बंदोबस्त से उन्होंने ये सीख ली थी। राजस्व इकट्ठा करने और इसे कंपनी को अदा करने की जिम्मा पहले इसमें जमींदार के ऊपर था, इसके बजाय उन्होंने ये दिया गांव के मुखिया के ऊपर। ठीक है, गांव के ऊपर मुखिया पर दिया गया, और इसी को हम कहते हैं महलवारी
बंदोबस्त या महलवारी व्यवस्था। अब ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार हम देखेंगे मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था में क्या था? मुनरो व्यवस्था दक्षिण भारतीय इलाकों में जो एक नई प्रकार से तैयार किया गया वो टॉमस मुनरो ने। और टॉमस मुनरो ने पहले ये केवल चेन्नई या मद्रास इलाके में किया, बाद में उसका परिणाम अच्छा देखते हुए पूरे दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू किया। यहाँ पर जो रीड बताया, रीड और मुनरो ये दो लोग हैं। रीड भी पहले इसी प्रकार की व्यवस्था शुरू करके देख चुके थे और उनको ये अच्छा लगा था, है ना। ये मैसूर इलाके में उन्होंने करके देखा था, उनको ये सही लगा था, इसलिए इन दोनों के संशोधन पर ये उन्होंने लागू किया। और उन्होंने पाया ये कि जैसे उत्तर भारत में परंपरागत जमींदार हुआ करते थे, क्योंकि उत्तर भारत में मुग़लों का ज़्यादा प्रभाव था, है ना, इसलिए मुग़लों के ज़मींदार थे, परंपरागत थे, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या बताया, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों या रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। मतलब जो व्यवस्थाएं हमने देखी पहले वाले इसमें, जैसे स्थाई, इसमें क्या था, स्थाई बंदोबस्त में जमींदार, ठीक है। अब इसमें कौन है, दूसरा प्रकार किसमें, महलवारी व्यवस्था में कौन है, महलवारी गांव का मुखिया है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सीधे रैयत यानी कि जो किसान है वो ही कर देगा, और वसूलने वाले कौन होंगे, वो अंग्रेज़ अधिकारी होंगे, ना कि इस प्रकार के कोई पहले वाले बिचौली या मध्यस्थी। उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, ये उनका मानना था। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता के भांति मतलब मानो अपने पुत्र के पास कोई संसाधन नहीं है और अच्छी तरीके से उसका खुद अपना पालन पोषण नहीं हो रहा है, और पिता क्या उससे ज़बरदस्ती मांगेंगे, ज़बरदस्ती मांगेंगे क्या, ऐसे करेंगे तो उसको पिता कहेंगे क्या। पिता का कार्य होता है पुत्र को उसका विकास हो, उसकी उन्नति हो, इस प्रकार काम करना चाहिए, ऐसा मुनरो ने अंग्रेज़ों अधिकारों से अपेक्षा की थी। अब देखिए ये तीनों व्यवस्थाएं हमने देखी, स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवारी व्यवस्था या मुनरो व्यवस्था। उसको रैयतवारी कहते हैं क्योंकि ये सीधे रैयत से कर वसूलने की व्यवस्था इसमें थी। अब सब कुछ ठीक नहीं था, मतलब क्या ठीक नहीं था, देखिए यहाँ पर कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको एक्सट्रैक्ट के तौर पर, आपको नोट्स के तौर पर लिखने के लिए और समझने के लिए निकाला है। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। क्या क्या समस्याएं, देखिए पहली समस्या तो ये थी कि हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के देखा था कि आमदनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ये अंग्रेज़ों का उद्देश्य था। तो आमदनी ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में पहले ही उन्होंने ज़्यादा राजस्व तय किया था। फिक्स्ड मतलब तय, ज़्यादा पहले से ज़्यादा रखना है, क्योंकि बाद में उत्पादन बढ़ेगा तो ज़्यादा किसानों के पास नहीं रहना चाहिए, तो ज़्यादा हमारे पास आना चाहिए टैक्स के तौर पर। तो जाहिर है कि इतना बड़ा लगान ये चुका नहीं पाते थे। दूसरा, किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांव से भाग रहे थे। तो भाई हम खेती नहीं करना है, हमें इस साल में कोई खेती नहीं है हमारी। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। देखिए कि किसानी कर खेती करके ज़्यादा उत्पादन नहीं है तो उसकी खेती करे क्यों, पड़े रहने दो। सरकार कब वसूलेगी, उसका सर्वे करती है, कौन सी फसल उगाई जाती है ये देख के। अब यहाँ पर कोई खेती नहीं कर रहा है, कोई बुआई नहीं कर रहा है, कोई परिश्रम ही नहीं कर रहा है खेतों में, तो कहाँ से वो कर वसूलेंगे। इस तरह से ये कहा गया कि बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे और लोग दूसरे प्रकार के कामों में लगे रह रहे थे।
तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा विपरीत परिणाम जो है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा है कि आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी। संपन्न मतलब काफ़ी अच्छा हो जाएंगे, बढ़िया अपने खेतों का विकास करेंगे, ऐसी अपेक्षा या अनुमान उन्होंने लगाया था। लेकिन इसके विपरीत हुआ है कि किसान संपन्न नहीं हुआ, वो तो कंगाल होता गया है। ये उसका विपरीत परिणाम है। ठीक है, आगे देखिए। अब आती है इसके लिए ये समझने के लिए कि भाई किसानी उतनी आसान नहीं थी, इसलिए आपको शुरू करते हैं अगला कि कुछ फसलों के उदाहरण से हम समझते हैं कि किसानी कैसे होती थी, खेती कैसे होती थी। बात यह है कि अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे व्यापार के लिए, और व्यापार के तौर पर उन्होंने शुरुआती में तो कौन कौन से प्रकार के उत्पाद लेते थे? सूती कपड़ा, रेशम, मसाले के पदार्थ। ठीक है, यहाँ से सोचिए समझिए कि कितने जहाज भर भर कर यहाँ से माल जाता था। अब उनको बढ़ते औद्योगिकरण के साथ, आधुनिकता के साथ नए नए प्रकार की फसलें वे अब यहाँ से ले जाने लगे। अब इसके लिए समझते हैं, अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। वाह, कितना अच्छा है, ये उन्होंने सोचा है। अब करना क्या है? केवल ऐसा है कि यहाँ के किसानों को मनवाना है, जो फसलें यूरोप के लिए चाहिए ऐसी फसलें उन्होंने यहाँ उगाएं। तो ये मराजी कैसे किया जाए, इस व्यवस्था को हम देख लेते हैं। अभी देखिए, 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। देखिए, अफीम और नील का है, अफीम मतलब अफू, ये जिसको हम गांजा वगैरह बोलते हैं, एक एडिक्शन, बहुत सारे लोग ड्रग अब्यूज़ के तौर पर इसको उपयोग करते हैं, वो कुछ स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरी बला होती है, वो अफीम। और नील, नील मतलब जो कपड़ों को उस समय में ज़्यादातर रंग देने के लिए नील के विशिष्ट प्रकार के पौधे होते हैं, वो पौधा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो लेते थे, उपयोग करते थे। और 18वीं सदी के आखिर तक, 18वीं सदी के आखिरी मतलब कौन सा है? देखिए, ईस्वी सन 1701 से लेकर 1800 तक 18वीं सदी है, ध्यान में रखिए, 1701 से लेकर 1800 से ये जो है 18वीं सदी है। तो 18वीं सदी के आखिर मतलब क्या होगा? 1775 के बाद के 25 साल समझ लीजिए। अगर हम इसका 4 भाग करते हैं तो अंतिम जो भाग है वो 1775 से आगे। अब 1775 से आगे मतलब क्या है? देखिए, 1757 में उन्होंने यहाँ पर अपना प्लासी की लड़ाई जीत के बाद, और 1764 में दीवानी अधिकार पाने के बाद काफ़ी मजबूत हो चुकी थी कंपनी यहाँ पर, है ना। तो इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी ना किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। इसके बाद लगभग 150, अब हम ये पकड़ लेते हैं ईस्वी सन 1800, समझ लीजिए। ईस्वी सन 1800 से लेके आगे कितने साल हो गए? 1950, मतलब लगभग आज़ादी के समय तक, 1947 तक। कैसे कैसे है? अब अलग अलग क्षेत्र उन्होंने देख लिया था। मैंने आपको पहले कहा, इस चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा है कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। इस सर्वेक्षण से अंग्रेज़ों को पता ये चला कि कौन सी ज़मीन है, कौन से फसलें हैं, है ना, ज़मीन की उर्वरकता, वहाँ ली जाने वाली फसलें, वहाँ के लोग, ये सब उन्होंने देखा। तो यहाँ पर जैसे बताया है, बंगाल में उन्होंने पटसन, आज भी देखिए पटसन यानी कि जूट, जो हमारा सुतड़ी होता है ना, वो उसी से बनता है, उसी के धागे से बनता है या उसके स्किन से बनता है। तो वहाँ पर औषधि मृदा है, गाढ़ की मृदा है, और पानी ज़्यादा चाहिए, धूप भी ज़्यादा चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पर दशाएं है। इसलिए बंगाल में उन्होंने पटसन लेने के लिए लोगों को मजबूर किया। असम में चाय, आज वही है आसाम टी। संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, वहाँ पर गन्ना।
क्योंकि वहाँ पर देखिए उत्तरी मैदानों में बहुत ही अच्छी उपजाऊ मृदा और गन्ने के लिए चाहिए ज़्यादा पानी, और वो पानी मिलता है गंगा यमुना के स्रोत से। पंजाब में गेहूं आज भी है। देखिए उन्होंने कहाँ कब से उन्होंने करके रखा था, वेरीफाई क्या करेंगे उसे, सर्वेक्षण करके। महाराष्ट्र और पंजाब में कपास। तो महाराष्ट्र, खासियत है महाराष्ट्र की, काली मृदा है, दक्षिण भारत की है, कपास बहुत अच्छी आती है उसमें। और मद्रास में लिया उन्होंने चावल। तो ये ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग किस्म की फसलें किनके लिए, यूरोप भेजने के लिए, ये ध्यान में रखिए, यहाँ से वो ले जाते थे। इसके पश्चात हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा एक फसल, पर्टिकुलर फसल इस चैप्टर में हम अध्ययन करना है। भारतीय नील की मांग क्यों थी। नील की मांग मतलब नीला रंग कपड़ों को देने के लिए। देखिए क्या है, नील का पौधा आता है कहाँ, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये दोनों को पहले इस चित्र में देखिए। नील का पौधा देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द कलर ऑफ इट्स फ्लावर्स इज यू मे फाइंड। और ओड का एक पौधा है उसके बाजू में दिया है, ये ओड, WOAD, ओड का पौधा है। ये हमारे यहाँ पर नहीं, शीतोष्ण प्रदेशों में, मतलब जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर ये उगता है। अब इसको थोड़ा जान लेते हैं, इन दोनों का उदाहरण क्यों दिया है। देखिए नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो 13वीं सदी तक, नाउ यू कैन गो अगेन बैक, कि तब से भारतीय नील इस्तेमाल होता था 13वीं सदी तक। फिर उसके बाद हुआ क्या, उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी, तो बाकी अपने देश में रहता था। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकन हुआ है, आ गया है, मिसस्पेल्ड हुआ। इसलिए यूरोपीय कपड़ा क्या करते थे, वहाँ पर कीमत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर रंग देने वाले लोग क्या करते थे, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, जो यहाँ पर मैंने अभी चित्र में आपको दिखाया। और ये पौधा कहाँ आता है, ओड पौधा शीतोष्ण क्षेत्रों में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, मैप निकाल कर ये देखिए, इफ दिस इज आवर अर्थ, ओके, एंड दिस इज इक्वेटर लाइन 0, विषुववृत्त, विषुववृत्त से लेकर 23.5 तक ये उष्ण हिस्सा, 23.5 मतलब ये कर्कवृत्त है ना, 23.5 अंश ऊपर कर्कवृत्त, और यहाँ पर 23.5 अंश दक्षिण में मकरवृत्त। तो ये हिस्सा हो गया उष्णकटिबंध का, है ना। उसके बाद आ गया क्या, उसके अगला हिस्सा, उसके बाद उसका अगला हिस्सा यहाँ तक, ये आ गया मध्य अक्षांश वाला हिस्सा, 23.5 से 66 समशीतोष्ण, मतलब उस हिस्से में आता है ये ओड का पौधा, ठीक है, वहां पर ओड का पौधा आता है। तो ओड पौधा शीतोष्ण क्षेत्रों में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था, जो यहाँ पे दिया है। अब आगे जो बचा हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। ये आपके लिए आज के प्रश्न रहेंगे। 2 का डिफरेंस लिखिए, फर्क स्पष्ट करें, महालवारी व्यवस्था और मुनरो व्यवस्था, इसमें इन दोनों में फर्क स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न रहेगा, दूसरा नेक्स्ट उसके बाद का प्रश्न रहेगा कि अंग्रेजों ने लगाए या लागू किए हुए राजस्व वसूली की व्यवस्थाओं में क्या समस्याएं थी, है ना। ये तीसरा प्रश्न रहेगा, भारतीय नील की मांग क्यों थी। ये जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड में ये देखकर लिखना है। ये इतने 3 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न होमवर्क लिख के मुझे भेजें। ओके, थैंक यू।